नमस्ते साथियों, आज हम इकाई 9 को लेकर ही चल रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने देखा था इससे पहले वीडियो में शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति के अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेतृत्व को समझने हेतु नेतृत्व की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रकृति को नेतृत्व विज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। नेतृत्व की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन भी आवश्यक है। तो हम इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं कि नेतृत्व क्या है और शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति, यानी कि इसका जो नेचर है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में होते हुए आप लीडरशिप को किस तरह से उसको संचालित कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहले है समूह क्रिया विकसित करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 प्रमुख तत्व आते हैं, जैसे कि नेता, सहयोगी एवं वातावरण। ये कारक अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। इन समूह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपस में क्रिया योग्य बनना नेता या प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। वह ही कर्मचारियों की योग्यता, रुचियों की जानकारी लेकर उनके अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान करता है। कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके एवं धोखेबाजी और कपटी व्यवहारों पर नियंत्रण लगाकर नेता एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। वह ही कर्मचारियों के समूह भावना को प्रकट करके उन्हें एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो सबसे पहले हमने देखा, पढ़ा हमने कि समूह क्रिया विकसित करना। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर आता है कर्मचारियों का प्रतिनिधि। नेतृत्व में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने का गुण विद्वान रहता है। रेनिस लिकर्ड ने नेता को संयोजक कड़ी कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है, आप लोग उनको देख लीजिए, इनको अंडरलाइन कीजिए या फिर इन्हें नोट करते जाइए। तो किसने कहा है? रेनिस लिकर्ड ने नेता को संयोजक कड़ी कहा है। यह संपूर्ण संगठन को सम्मिलित करने का कार्य करता है। एक प्रतिनिधि के रूप में अधीनस्थों की मांगों को उच्च प्रबंधन स्तर तक पहुंचाता है। इसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं, उपयुक्त परामर्श देना। तो अक्सर पदोन्नति, आय वृद्धि, प्रदर्शन स्तर पर उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण आदि बातों को लेकर कर्मचारी दबाव में रहते हैं तथा अनेक प्रकार की भावनात्मक समस्याओं से गुजरते हैं। ये बाधाएं कर्मचारियों को उनके मार्ग से भटका देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में नेता उनकी परेशानियों को सुनता है। जो शैक्षिक नेतृत्व जिनको दिया गया है, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है, वह उनकी परेशानियों को सुनते हैं तथा कार्य में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने हेतु उन्हें परामर्श देता है तथा उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर पर क्या दिया गया है, प्रभाव पूर्णता लाने का प्रयत्न करना। 4 नंबर का है शक्तियों का सही उपयोग करना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं नेता या प्रबंधक से अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए नेता के पास ऐसी शक्तियां या अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से वह कर्मचारियों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु उनकी क्रियाओं को प्रेरित कर सकता है। यदि अधीनस्थों द्वारा नेता की आज्ञा का पालन न किया जाए तो नेतृत्व प्रभावहीन हो जाता है। अगला हम देखते हैं पॉइंट, प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करना। तो प्रभावपूर्ण ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेता अनेक प्रकार के निर्णय लेता है। इस संदर्भ में लक्ष्य तक समय से पहुंचने के लिए अनेक सहायक क्रियाओं को अपनाता है। नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों द्वारा पहल करने को प्रोत्साहन देता है। अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था, अधीनस्थों से घुलना मिलना एवं
आवश्यकतानुसार अनुशासन तथा नियंत्रण इत्यादि क्रियाओं को अपनाया जाता है। अधीनस्थ मतलब होता है कि जो लीडर है उनके अंडर में जो कर्मचारी कार्य करते हैं। छठे नंबर पे हम देखते हैं कि सहयोग विकसित करना। एक गतिशील नेता या प्रबंधन समूह यह जान लेता है कि वह सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। वह ज्ञात कराता है कि योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने पर वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह वह कर्मचारियों के समूह भावना का विकास करता है ताकि वे एक समूह में या एक समूह के रूप में कार्य कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी पॉइंट जो 7 नंबर का है, तो उसमें बताया गया है कि कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, नेतृत्व द्वारा ही कार्य हेतु एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है जहां व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खुशी से कार्य करते हैं। नेता ही आवश्यक परिवर्तन लाने की पहल करता है तथा कर्मचारियों के व्यवहारों में एकरूपता लाता है। समय एवं धन के न्यायपूर्ण प्रयोग द्वारा वह कार्यों को प्राथमिकता देता है और तय करता है। एक नेता ही कर्मचारियों में कल्पना, दूरदर्शिता, उत्साह एवं पहल करने की योग्यता को विकसित करता है। तो आज इसमें जो 7 पॉइंट दिए हैं, ये 7 पॉइंट शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के अंतर्गत दिए गए हैं कि नेतृत्व। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को नेतृत्व क्या है इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं बताई थी और आज हमने शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति यानी कि उसका जो नेचर है वो कैसा है और कैसा होना उपयुक्त रहता है, तो इसकी शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति की विशेषताएं हमने ये पढ़ी। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।